अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 9 को ही रिज्यूम करेंगे, जिसमें हम क्लैडिस्ट की बात कर रहे हैं। क्लैडिस्ट में हमने बात की है कि करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करेक्टर्स की डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी लिहाज से साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर्स वो करेक्टर हैं जो कि सिस्टर टैक्सॉन शेयर करते हैं, यानी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं। और जब एंसेस्टर स्प्लिट होता है इनटू टू टैक्सा, तो वो करेक्टर जो दोनों टैक्सा में पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि ये दोनों सिस्टर ग्रुप हैं, वो जो है वो साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर कहलाते हैं। लेकिन अगर ये साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर इनमें में से कोई करेक्टर डिराइव्ड हो, कुछ करेक्टर डिराइव्ड होते हैं, यानी पेरेंटल करेक्टर को लेकर उन्हें डिराइव कर लिया, जैसे कि हेयर्स इन मैमल आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्केल्स ऑफ द रेप्टाइल्स और फीदर्स इन बर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्केल्स ऑफ द रेप्टाइल्स। तो ये हैं डिराइव्ड करेक्टर, जिन्हें एपोमॉर्फिक करेक्टर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए किसी भी वक्त में आपको एपोमॉर्फिक करेक्टर और प्लीजोमॉर्फिक करेक्टर में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ताकि आप एक ट्रू क्लासिफिकेशन कर सकें। जनरली एक एपोमॉर्फिक करेक्टर, एक अच्छा एपोमॉर्फिक करेक्टर वो करेक्टर होता है जो कि सब के सब पूरे का पूरे टैक्सॉन में पाए जाए, तभी वो करेक्टर जो है वो टैक्सा की क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि हेयर्स सब के सब मैमल्स में पाए जाते हैं, तो ये एपोमॉर्फिक करेक्टर है मैमल्स का, जो कि हमने डिराइव किया हुआ है। इसी तरह फीदर्स के हवाले से हम बात करें तो वो भी है। इस तरह से ये जो करेक्टर्स हैं जो कि डिराइव कर लिए जाते हैं अपने एंसेस्टर से लेकर, ये एपोमॉर्फिक करेक्टर्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन इज़ कि ये एपोमॉर्फिक करेक्टर कैसे जो है वो डिटर्मिन किए जा सकते हैं। तो क्योंकि ये एक खास टैक्सा में होते हैं, तो जाहिर सी बात है उस टैक्सा के मेंबर में ये होंगे और बाकी मेंबर में ये नहीं होंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अगर कोई करेक्टर टैक्सा के अंदर ही वेरिएबल हो और टैक्सा के सब मेंबर्स में मौजूद ना हो, बल्कि कुछ मेंबर में है कुछ में नहीं है, और जिनमें है उनमें भी वेरिएबल है, तो वो करेक्टर जो है उसे रखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में ज़्यादातर होमोलॉगस करेक्टर रखे जाते हैं। ये बात भी याद रखिए कि आप ऑल एपोमॉर्फिक करेक्टर्स आर होमोलॉगस करेक्टर्स। तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ से क्या मुराद है, जैसे कि हमने कहा कि जो स्केल्स हैं रेप्टाइल के वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इनटू दी फीदर्स ऑफ द बर्ड्स। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे सैम्पल्स मिले, ऐसे फॉसल्स मिले जिनमें वो करेक्टर जो कुछ ऐसा करेक्टर हों जो कि स्केल और फीदर की दरमियानी हालत को शो करें। ज़ाहिर सी बात है एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुई, तो कुछ आपको ऐसा मिले जो स्केल लाइक हैं और थोड़े बर्ड लाइक हैं, फीदर लाइक हैं। तो ऐसे आपको जब करेक्टर्स मिलते हैं, तो ये ऐसे करेक्टर्स को आप जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में रखते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ जो है वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि कैसे करेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। सेकेंडली क्लास, जो सेकेंड वे जिससे हम एपोमॉर्फिक करेक्टर का पता चला सकते हैं वो है आउट ग्रुप कंपैरिजन। अब आउट ग्रुप कंपैरिजन क्या है, अगर एक या दो करेक्टर जो हैं वो एक सिंगल होलोफाइलेटिक या मोनोफाइलेटिक ग्रुप में होगा और वो सिस्टर ग्रुप में भी है, तो वो एक प्लीजोमॉर्फिक करेक्टर है। जबकि जो एक करेक्टर जो कि रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप में, तो वो एपोमॉर्फिक करेक्टर है। समझ आ गई इस बात की, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई होमोलॉगस करेक्टर दोनों ग्रुप में मौजूद है, दोनों सिस्टर टैक्सा में मौजूद है, तो वो जो है प्लीजोमॉर्फिक करेक्टर है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप में मौजूद है तो वो एपोमॉर्फिक करेक्टर है। तो इसलिए जो एंसेस्ट्रल करेक्टर्स होते हैं, जो इसे हम आउट ग्रुप कंपैरिजन से ये पता चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है उसने दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में वो कन्वर्ट हो गया है, या उसने एक या दो स्पीशीज़ में वो स्प्लिट हो गया है, तो अब उस केस में क्या होगा कि अगर वो एक स्पीशी में मौजूद है जबकि दूसरी स्पीशी में मौजूद नहीं है, तो इससे हम ये पता चला सकते हैं कि ये एपोमॉर्फिक करेक्टर है। लेकिन अगर दोनों में मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो प्लीजोमॉर्फिक करेक्टर है। थर्डली, हम ऑन्टोजनी से पता चला सकते हैं कि ये करेक्टर जो है वो एपोमॉर्फिक है या नहीं। वी हैव टॉक्ड अबाउट दी थेरी की, जिसमें हमने कहा था
जो थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन, जिसके मुताबिक वो करेक्टर्स जो कि ज़्यादा रीसेंट हो, वो फाइलॉजनी में ज़्यादा रीसेंट हो, वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी सबसे लेट अपीयर होता है। अगर आपको याद हो तो हमने एवोल्यूशन में फिशेस की एग्जांपल पढ़ी थी इस हवाले से। तो हमने कहा था कि वो करेक्टर जो कि रिसेंटली डिराइव्ड होता है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में सबसे लास्ट में अपीयर होता है, और जो प्रिमिटिव करेक्टर्स हैं वो पहले अपीयर होते हैं। जैसे कि नोटोकॉर्ड पहले अपीयर हो गया क्योंकि वो प्रिमिटिव करेक्टर था, और बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म होता है। यानी स्पीशीज़ ने वो करेक्टर जो नए नए एक्वायर किए हों वो अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी लास्ट में जाकर जो है वो अपीयर होते हैं। तो वो करेक्टर जो लास्ट में अपीयर हों वो रिसेंटली डिराइव्ड करेक्टर होते हैं, और उससे भी हम जो है वो पता चला सकते हैं कि ये एपोमॉर्फिक करेक्टर है या नहीं। लेकिन ये जो है वो बहुत इस्टेब्लिश्ड ट्रुथ नहीं है, बहुत से करेक्टर जो है वो इस थ्योरी को फॉलो नहीं भी करते हैं। लास्टली स्ट्रेटोग्राफिक सीक्वेंस, यानी फोसल्स का जो सीक्वेंस है वो आपको करेक्टर जो कि पुराने फोसल में मिलता है वो जाहिर सी बात है पुराना करेक्टर है, और जो नए वैसा करेक्टर जो नए फोसल में मिल रहा है लेकिन पुराने फोसल्स में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो करेक्टर जो है वो न्यूली डिराइव्ड करेक्टर है। तो इस तरह से मतलब कम टेक्निक्स को यूज़ करके जो है वो हम एपोमॉर्फिक करेक्टर्स का पता चला सकते हैं। जो एंड पॉइंट होता है हमारे पास ये क्लैडिस्ट एनालिसिस का, वो होती है क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम में क्या किया जाता है कि क्लैडोग्राम एक डाइकोटमी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने पहले कहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लैडिस्ट कोई भी स्पीशीज़ जो है वो दो स्पीशीज़ में स्प्लिट होती है, दो में कन्वर्ट होती है, और ये जैसे अगेन दो में कन्वर्ट होती है। तो क्लैडोग्राम बेसिकली एक डाइकोटमी है इस तरह से। पैराफाइलेटिक टेक्सा जो हैं उनको क्योंकि वो होलोफाइलेटिक नहीं होते हैं तो इस क्लैडिस्ट उनको छोड़ देते हैं। पैराफाइलेटिक टेक्सा क्या हैं इनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। इनकी डेफिनेशन जो है वो ग्लॉसरी में दी गई है, आपने वहाँ से करनी है। तो बेसिकली ये जितनी ब्रांचेस हैं ये सारे स्पेसिएशनल इवेंट है, यानी स्पीशी फॉर्मेशन है। जहाँ पे ब्रांच है इसका मतलब है कि यहाँ पे दो स्पीशीज़ जो हैं वो बन गई हैं। तो अब क्योंकि दो हैं तो हमेशा यहाँ पर डाइकोटमी होती है, इन दोनों को सिस्टर ग्रुप कहते हैं। अब जैसे कि शुरू में कहा था कि एक जो सिस्टर टेक्सा है उसमें अपने पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं जबकि दूसरे में कम होते हैं, तो वो जो कि ज़्यादा पेरेंटल कैरेक्टर रखता है उसे लेफ़्ट ब्रांच पे रखते हैं और दूसरे को हम राइट ब्रांच पे रखते हैं। लेकिन साइज़ आपने देखा कि दोनों में सेम है, यानी साइज़ ये जो ब्रांचेस का साइज़ है वो दोनों में सेम है, लेंथ ब्रांचेस की दोनों में सेम है। यहाँ ब्रांच से हमें एनाजेनेसिस यानी डिस्टेंस पता नहीं चल रहा कि कौन सा टेक्सा अपने पेरेंट से ज़्यादा रिलेट कर रहा है और कौन सा डिस्टेंटली रिलेटेड है, लेकिन इससे हमें ये पता चलेगा कि लेफ़्ट साइड पर जो मौजूद है वो ज़्यादा रिलेटेड है और राइट साइड पे जो है वो कम रिलेटेड है। तो क्लैडोग्राम अफेक्टिव हुई है बहुत से ग्रुप की कंपैरिजन में, जैसे कि वो ऐसे जो कि कोएवोल्यूशन शो करती हैं, या जो सिम्बियंट्स हैं, कमेंसल्स हैं, या पोलिनेटर्स हैं जो कि कोएवोल्यूशन शो करते हैं, उनकी स्टडी में क्लैडोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई है। लेकिन क्लैडोग्राम बेसिकली कुछ जो बातें हैं वो मिसलीडिंग है, और ये एक ट्रू फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं है, ट्रू फाइलोजेनी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि ज़्यादातर क्लैडोग्राम जो है वो टेक्सोनोमिक करेक्टर्स को शो करता है रादर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सा। और इसके अलावा क्लैडोग्राम की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो एनाजेनेटिक चेंजेस को इग्नोर करता है। एनाजेनेटिक चेंजेस से मुराद है डिस्टेंट, जैसे शुरू में आपको बताया था कि फाइलॉजनी के दो पार्ट्स हैं, एक तो डाइवर्जेंस और दूसरी एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस, यानी एक तो टेक्सा स्प्लिट हो गया है, दूसरा वो कितनी उसमें चेंजेस आई हैं कि वो अपने पेरेंटल ग्रुप से कितना अलग हो गया है। तो वो स्प्लिटिंग को तो ये फॉलो करते हैं, लेकिन जो चेंजेस एनाजेनेटिक चेंजेस हैं उनको ये नहीं कंसिडर करते हैं। जब आप क्लैडिस्ट एनालिसिस कर रहे हो और आपके पास बहुत सी पॉसिबल क्लैडोग्राम बन रही हों तो आप प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी को फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक वो क्लैडोग्राम बेस्ट है जो कि शॉर्टेस्ट है, जिसमें आप स्मॉलर नंबर ऑफ चेंजेस से टेक्सा को जो है वो असाइन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी है इसको फॉलो किया जाता है फॉर दी क्लैडिस्ट एनालिसिस। तो आपने क्लास इसको ये सारा पढ़ लेना है।
ये यहाँ तक आप इसको पढ़ लेंगे सबका सब 16 पेज पर। यहाँ पर इसको एंड तक आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। कल हम जो है वो डिफ़िकल्टीज़ की बात करेंगे।